हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th का एक वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अपने सारे डाउट सॉल्व, क्योंकि इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर along with the rise of independent states, ये हम इस एक चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, पेन, इरेजर, पेंसिल, बुक और एक रफ नोटबुक साथ में लेकर के बैठना है, तभी आप प्रिपेयर कर पाएंगे अपने नोट्स और दिमाग में भर पाएंगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। और वीडियो लंबा होगा, नो डाउट आपको पूरा वीडियो देखना होगा और आप देखेंगे भी, मुझे मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, हम शुरू कर रहे हैं वीडियो। टॉपिक है हमारे वीडियो का, क्या है? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के कौन कौन से सक्सेसर्स थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इस चैप्टर का मेजर पार्ट तो यही है, व्हाट वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। वही नादिर शाह कहां से आया था? पर्शिया से। कब आया था? 1739 में। सब कुछ पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भी इन्वेजन। आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार इंडिया को इन्वेड किया था, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसके बाद राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, जो यहाँ पे किंगडम इंडिपेंडेंट हुए थे मुगल एम्पायर के वीक सक्सेसर के समय पर, जैसे अवध, हैदराबाद, मैसूर, बंगाल एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। पहले मैं आपको इन सबके नाम बता देता हूं कि सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब हैं कौन कौन से। उसके बाद इनके कार्यकाल में हुए सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं को डिस्कस करेंगे। यही तो हमारे चैनल की खासियत है, वीडियो लंबा होगा क्योंकि पढ़ाई करनी है तो लंबे समय के लिए तो वैसे भी करनी ही पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला सक्सेसर औरंगजेब की डेथ के बाद उसका अपना बड़ा बेटा बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका असली नाम था मुअज्जम। ओके, इसके बाद जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फारूक सियार, फारूक सियार के बाद रफी उद दर्जात। सबसे कम समय के लिए, लगभग 3 महीने के लिए जो शासक बना था वो यही था, रफी उद दर्जात। इसके बाद रफी उद दौला, थोड़ा सा ज्यादा रफी उद दर्जात से, ठीक 4 महीने। इसके बाद मोहम्मद शाह, इस बीच में सबसे लंबा कार्यकाल मोहम्मद शाह का ही रहा था, लगभग 30 साल का। अहमद शाह, इसके बाद आलमगीर सेकंड, फिर शाहजहां और शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड के बाद अकबर, शाह आलम सेकंड, आपके सामने लिखा हुआ है, और इसके बाद अकबर सेकंड, और उसके बाद बहादुर शाह सेकंड, जो कि आखिरी बादशाह था मुगलों में। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं एक एक को डिटेल में। सबसे पहले आएगा बहादुर शाह फर्स्ट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट, इसको खफी खान क्या कहता है, मैंने देखिए यहाँ पे पहले से जो है हाइलाइटर लगा रखा है, ताकि आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलें, नोट्स बनाते चलें। अंडरलाइन करना देखिए बड़ी बात नहीं है, नोट्स बनाते चलें, मजा आ जाएगा। आप पढ़ के तो देखिए, इतिहास वो विषय है अंदर से इंटरेस्ट पैदा करता है। एक बार आप जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरा अपना टीचिंग 13-14 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है, बच्चे बड़े आनंद से पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करिए। अच्छा, तो खफी खान जो एक इतिहासकार है वो क्या कहता है, वो इसे शाहे बेखबर कहता है, यानी इसे कोई खबर ही नहीं थी, है ना, मुगल बादशाह था, कोई खबर ही नहीं थी। तो खफी खान के अनुसार ये शाहे बेखबर की उपाधि इसको देता है, वो कौन देता है? खफी खान देता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसने क्या किया, क्योंकि इसके पिताजी ने, पिताजी कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था, लगभग सभी से दुश्मनियां मोल ले ली। सभी मतलब
जितने भी बड़े राज्य थे, यानी मराठों से, यानी राजपूतों से, यानी बुंदेलाओं से, यानी रोहिल्लाओं से, यानी सिखों से, ठीक है, मतलब कोई छोड़ा ही नहीं। तो इसका परिणाम कौन भुगतेगा? बहादुर शाह और उसके सक्सेसर ने इसको भुगता। तो बहादुर शाह ने क्या किया? कॉम्प्रोमाइजेशन करने के लिए गुरु गोविंद सिंह यानी कि 10वें गुरु सिखों के, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेशन कर लिया। और उस कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ साथ देखिए, मैं यहां पर जो है सब अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं लिख के भी बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते भी रहिएगा, आपको उसका जवाब भी मिलेगा, राइट। और डेली हम यहां पर 8 बजे आपको एक वीडियो देते हैं अपने चैनल पर, ठीक है, प्रीमियर में, और वहां पर हम भी लाइव होते हैं, यानी पूरी सिटी टॉपर की टीम लाइव होती है। आप अपने क्वेश्चंस वहां पर भी बैठ के पूछ सकते हैं और आपको आगे पीछे जवाब दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है कंसीलिएशन किया किसके साथ? छत्रसाल के साथ। अगला सवाल, छत्रसाल कौन है? छत्रसाल बुंदेला चीफ है, ठीक है, बुंदेला चीफ है छत्रसाल। इसके साथ भी इसने कॉम्प्रोमाइजेशन किया ताकि अच्छे रिलेशन बने रहे। इसने यहां पर फ्रेंडली रिलेशन भी बना के रखे, किसके साथ? जाटों के साथ। और जाटों का इस समय सरदार कौन था? चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन के साथ अच्छे संबंध बनाए। इसके बाद जो अगली चीज हम पढ़ेंगे वो है, इसने यहां पर एक डेलीगेशन अलाउ किया। डेलीगेशन किसका था? वही पोर्चुगीज, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था भारत में। फटाफट आप तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए वास्को डी गामा आया कब था, ठीक है। और देखिए, जितने सवाल मैं कर रहा हूं इनके जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा करने से आप ज्यादा सीखेंगे, आप ज्यादा कंसंट्रेट रहेंगे, ठीक है। और वो सवाल अगर आपके सही है तो कॉन्फिडेंस भी आपका, यानी वो सवालों के जवाब आपके सही है तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो पोर्चुगीज का एक डेलीगेशन आया था 1711 में, ठीक है। 1711 में किसका शासन चल रहा था? अपने बहादुर शाह फर्स्ट का, ठीक है। तो बहादुर शाह फर्स्ट का शासन चल रहा था 1711 में। यहां पर जो है डेलीगेशन आता है, और वो डेलीगेशन किसकी लीडरशिप में आता है? वो आता है जेसुआ कैटलर, और इनके कोर्ट में आता है। ये अलाउ करता है उनको, जो है यहां पर उनसे बातचीत करता है, उनके साथ समझौते करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, बहादुर शाह की डेथ हो जाती है कब? 1712 में। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आप मेरी तरफ थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी वहीं पर ही देख रहा हूं, ताकि स्क्रीन पे आपको मैं सब कुछ बता सकूं, ओके। और आप हमारी टेक्नोलॉजी देखिए, मैं आपके सामने, स्क्रीन अलग सामने, और सब कुछ उस पर चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दूसरे सक्सेसर के बारे में। हमने देखिए मोटा मोटा क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इसे साए बेखबर कहा गया। इसे किसने कहा? खफी खान ने कहा, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया, साथ साथ उसने मनसब भी दिया गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है, मनसब भी दिया गुरु गोविंद सिंह को। इसने छत्रसाल जो बुंदेला चीफ था उसके साथ भी समझौता किया। इसने चूड़ामन के साथ भी समझौता किया। चूड़ामन कौन है? अरे चूड़ामन कौन है भाई? जाटों का सरदार है, ठीक है। इसके साथ भी इसने समझौता किया। इसने पोर्चुगीज का भेजा हुआ डेलीगेशन भी अलाउ किया, उनसे भी बातचीत की। और फिर इसके बाद 1712 में इसकी डेथ हो जाती है। ये राजा कब बनता है? यहां पर लिख देते हैं, ये 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद में ये बनता है बादशाह। और इसकी बादशाहित कब तक रहती है? इसकी बादशाहित रहती है 1712 तक। बात समझ में आई? आ गई, वेरी गुड। चलते हैं इसके बाद जहांगीर शाह। जहांगीर शाह अगला बादशाह जो इसके बाद बनता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कैसे? अभी देखिए बताते हैं। तो देखिए बहादुर शाह की डेथ के बाद में, बहादुर शाह की डेथ कब होती है मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। बहादुर शाह की डेथ होती है 1712 में। तो 1712 में कौन अगला बादशाह बनता है? जहांगीर शाह बनता है, ठीक है। यहां पर बहादुर शाह की डेथ के बाद में एक बार फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू, और वॉर ऑफ सक्सेशन में जहांगीर शाह सफल हो जाता है। किसकी मदद से? ये देखिए यहाँ पे एक हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान की मदद से जहांगीर शाह सफल हो जाता है और जहांगीर शाह नया मुगल रूलर बन के सामने आता है, ठीक है। जहांगीर शाह को इतिहासकार लंपट मूर्ख कहते हैं। देखिए मैंने बॉक्स में जो लिखा हुआ है, इतिहासकार इसे लंपट मूर्ख कहते हैं, ठीक है। पहले वाले को शाये बेखबर, इसको लंपट मूर्ख, एक से बढ़कर एक महान है, ओके। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जुल्फिकर खान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ले चुका था, वो यहाँ पर वजीर बनाया जाता है। और ये वजीर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जहांगीर शाह को शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर था तो वो जुल्फिकर खान का था, ठीक है।
इसके बाद अब जहांदर शाह क्या करता है, जहांदर शाह भी कंसिलिएशन वाली पॉलिसी अपनाता है, यानी कि वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता है। तो जहांदर शाह यहाँ पे जय सिंह कौन है, जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह, ये यहाँ पर जो है उनको सूबेदारी दे देता है, कहाँ की, मालवा की। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस में आएंगे और वहां पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। पता नहीं आपके जो है स्कूल की टीचर और आपसे कितने मुश्किल सवाल पूछ लें, लेकिन मैंने कोशिश की है, यहां पर सब चीज कंप्लीट हो रही है, ओके, सिलेबस से बढ़कर के आपको दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सूबेदार बनाया गया मालवा का, ठीक है, और साथ ही साथ उसको टाइटल दी गई, टाइटल क्या दी गई, मिर्जा राजा जय सिंह, याद रहेगा, रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद इसने जो है राजपूत राजा अजीत सिंह, इनको भी ऑनर किया और इनको टाइटल दी किसकी, महाराजा की। अजीत सिंह को महाराजा की टाइटल दी और इनको सूबेदारी प्रदान की, कहां की, गुजरात की, ठीक है। और राजपूत राजा जय सिंह को कहां की सूबेदारी दी थी, मालवा की, और अजीत सिंह को कहां की दी, गुजरात की। मेरा रिपीटिशन इसलिए है ताकि आपके दिमाग में चीजें भर सके, ठीक है, इसलिए रिपीटिशन है। चलिए, इसके बाद इसने क्या किया, जजिया भी रिमूव कर दिया। इससे पहले औरंगजेब ने जजिया रीइम्पोज किया था, ठीक है, इसने जजिया रिमूव कर दिया ताकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका समर्थन मिल सके, किसे, जहांदर शाह को, किसे मिल सके, जहांदर शाह को, ओके। और जहांदर शाह यहाँ पे जो शासक बनता है वो कब से कब तक बनता है, तो जहांदर शाह का जो शासन रहता है वो 1712 से शुरू होता है और 1713 में समाप्त हो जाता है, मात्र 1 साल, कोशिश बहुत, समय कम, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो है समापन कैसे होता है, तो इसके समापन में जो है सबसे बड़ा योगदान होता है सैयद ब्रदर का। ये 2 भाई थे, नोबल्स थे पर बहुत पावरफुल थे, इसलिए इनको किंग मेकर भी कहा जाने लगा। अभी मैं बताऊंगा आपको अगले शासक के समय पर। तो अगला शासक फारूक शेर बनता है, कैसे, ये मार देता है जहांदर शाह को, ठीक है। और जहांदर शाह और फारूक शेर में संबंध क्या होता है, ये होता है नेफ्यू, क्या होता है, ये नेफ्यू, ठीक है, ये होता है नेफ्यू। और ये जो है अपने चचा जान की हत्या करके अगला बादशाह, लेकिन किसकी मदद से, सैयद ब्रदर्स की मदद से। ये 2 भाई होते हैं, ठीक है, 1 और 2। इस क्या क्या नाम होता है, पहले वाले का नाम होता है सैयद, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, सैयद हुसैन अली, ठीक है, एक का नाम सैयद हुसैन अली और दूसरे का नाम है सैयद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख दूंगा। तो सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला 2 भाई हैं, ये पॉपुलरली नोन एज सैयद ब्रदर्स। कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इनकी बन गई थी। चलिए, तो आगे पढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बादशाह हमारा फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार। फारूक सियार जो है यहाँ पर अगला बादशाह बनता है थ्रोन पर, और ये कब से कब तक बनता है, तो ये 1713 में तो शासक बनता है और कब से कब तक रहता है, ये रहता है 1719 तक, ठीक है, 1713 से 1719 तक। किसकी मदद से बनता है, देखिए, सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन अली खान, इनकी मदद से ये बन जाता है अगला बादशाह, राइट। इनको जो है यहां पर किंग मेकर कहा जाने लगा। अब एक सवाल उठता है, ये किंग मेकर कौन होते हैं, तो देखिए, किंग मेकर हम उनको बोलते हैं जो राजा तो नहीं होते हैं लेकिन राजा को बनाने की काबिलियत रखते हैं, जिसको चाहे उसको सिंहासन पर बैठाल दें और जिसको चाहे उसको सिंहासन से उतार दें, ऐसे को बोलते हैं किंग मेकर। तो इस जगह पर सैयद ब्रदर किंग मेकर की पोजीशन में आ गए थे। इतनी बात समझ में आई, चलो आगे समझते हैं। इसको इतिहासकार जो है क्या बोलते हैं, हेट्रेड क्वाड, यानी कि घृणित कायर। मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में, घृणित, थोड़ा समझ लेना, कायर, घृणित कायर, ठीक है। चलो, पेन का थोड़ा सा साइज छोटा कर ले, शायद ज्यादा बड़ा है, ये वाला ले लेते हैं। तो मैं यहां पर इसको मिटा करके दोबारा से लिख देता हूं, साफ नहीं आया, ओके।
घृणित कायर। अब आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद में व्हेन ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, जब इसने क्या सोचा कि ये सैयद ब्रदर से छुटकारा पा ले, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। इसने एक षड्यंत्र रचा। इसने सोचा मैं किसी तरह से जो है सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दूं और जिससे जो है मैं सैयद ब्रदर से छुटकारा पा लूं, ठीक है। लेकिन सैयद ब्रदर को किसी तरह पता लग गया कि फारूक सियार कुछ और प्लानिंग कर रहा है। सैयद ब्रदर ने अपनी प्लानिंग की और उसने फारूक सियार की हत्या करवा दी, ठीक है। तो यहां पर जो है सैयद ब्रदर की मदद से फारूक सियार की हत्या कर दी गई। सॉरी, कब की गई? 1719 में। 1719 में फारूक सियार की हत्या कर दी गई। अब जब फारूक सियार मर गया, अब नया राजा बनाया जाएगा। वही सीधी सी बात है, बनाएगा कौन? सैयद ब्रदर बनाएंगे, है ना। कौन बनाएंगे? सैयद ब्रदर बनाएंगे। सैयद ब्रदर क्योंकि किंग मेकर थे, अब उन्हें नया राजा बनाना था। उन्होंने क्या किया, नए राजा के लिए उन्होंने चुना किसको? रफी उद दरजात को। किसको चुना? रफी उद दरजात। कब बना था ये बना था 1719 में। 1719 में ये बना यहां पर अगला बादशाह। और जब ये अगला बादशाह बना तो कितने समय के लिए बना? ये 1719 से 1719 तक ही रहा। मात्र जो है ये बादशाह बना 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स के लिए, ओनली 3 मंथ्स के लिए ये बादशाह बनता है, ठीक है। इसके बाद इसके समय पर सैयद ब्रदर जो है काफी स्ट्रांग तो पहले से ही थे और इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो जाती है। किससे? ट्यूबरक्लोसिस से। इसे हो जाती है टीबी, क्षय रोग हो जाता है और इसकी निधन हो गया, ठीक। हत्या नहीं हुई, निधन हो गया। चलिए, इसके बाद जो है सैयद ब्रदर फिर एक और बनाते हैं। अब आप सोचिए सैयद ब्रदर कैसे बादशाह बना दे रहे हैं, है ना। तो सैयद ब्रदर एक और बादशाह बनाते हैं। वो अगला बादशाह कौन है? उसका नाम है रफी उद दौला। अब रफी उद दौला कब बनता है? ये भी जो है ईयर वाइज अगर हम बात करें तो 1719 में बनता है और 1719 में ही इसकी भी डेथ, समापन, है ना। 3 बादशाह एक ही साल समाप्त। वाह क्या बात है। ये कितने समय के लिए बनता है? ये बनता है लगभग 4 महीने के लिए और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सैयद ब्रदर इसे बनवाते हैं। कौन बनवाता है? सैयद ब्रदर। और ये जो है एक अपने लिए टाइटल अडॉप्ट करता है और ये कहलाता है शाहजहां सेकंड। एक वो शाहजहां, औरंगजेब का पिताजी, एक ये शाहजहां सेकंड, ठीक है। रफी उद दौला, याद रहेगा ना शाहजहां सेकंड कौन है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा शाहजहां थर्ड भी आएगा, याद रखिएगा, शाहजहां थर्ड भी आएगा। इसके बाद देखिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम छोड़ सकते हैं। और इसकी जो डेथ हो जाती है ना, वो हो जाती है चिकन पॉक्स से। बेचारा ये भी चल बसा, बादशाह है, ऐसे जा रहे हैं जैसे नहीं कोरोना के पेंडेमिक में जो है लोगों की डेथ हो रही थी। चलिए ये भी चल बसे। अब हम इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट राजा है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब से कब तक बादशाह बनता है? तो ये 1719 से बादशाह बनता है और कब तक रहता है? ये 1748 तक रहता है, लगभग 30 साल ये शासन करता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो था ना, ये बहादुर शाह फर्स्ट का ग्रैंडसन था, यानी बहादुर शाह फर्स्ट वही जो आपको बताया था, कौन? जिसका असली नाम मुअज्जम था। मुअज्जम का एक बेटा था जिसका नाम था जहान शाह, और जहान शाह का बेटा था मोहम्मद शाह, ठीक। जहान शाह का बेटा था मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह जो है यहां पर बन गया अगला बादशाह, ठीक है। यहां मैंने जहान शाह भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसका ज्यादातर ध्यान रहता था अपनी लग्जीरियस लाइफ, कंफर्ट लाइफ में, यानी ये आलीशान तरीके से बस जीना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, ठीक है। नाच गाने, अफीम, चरस, इसी के चक्कर में रहता था, इसलिए इतिहासकार इसे बोलते हैं रंगीला। क्या कहलाता है ये? रंगीला, यानी हमेशा रंगों में रहता था, गीला, इसलिए ये कहलाया रंगीला। ओके, चलिए। तो इसके बाद इसने क्या किया, इसके समय पे इसने एक बड़ा काम करके दिखाया। वो क्या था? ये जो सैयद ब्रदर थे ना, बहुत उछल रहे थे, इनका समापन इसने करा दिया। अब आप बोलेंगे सर कमजोर शासक था, कैसे करा दिया? इसने कराया निजामुल मुल्क की मदद से। निजामुल मुल्क की मदद से जो है इसने जो है
उसकी हत्या करवा दी। अब निजामुल मुल्क कौन है? बहुत सारे नाम है, अभी हम पढ़ेंगे। इसका असली नाम है मीर कमरुद्दीन खान। ठीक है, मीर कमरुद्दीन खान। इसकी मदद से उसने जो है सैयद ब्रदर को समाप्त कर दिया। अब उनकी कहानी खत्म। ठीक है, अब मजबूत नोबल के तौर पर यही सामने आएगा। ओके, आगे चल के ये इंडिपेंडेंट किंगडम हैदराबाद का स्टेब्लिश करता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम आगे उस किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के समय पर हुआ क्या, इसने जो है निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को आजाद करा लिया। इसके बाद क्योंकि मोहम्मद शाह तो रंगीला था, है ना, और रंगीला व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो सादत खान ने क्या किया? सादत खान ने अवध को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उधर हैदराबाद गया, अवध भी चला गया। फिर क्या हुआ? बंगाल, बंगाल को भी इंडिपेंडेंट करा लिया। अरे बंगाल को इंडिपेंडेंट कराने वाला कौन था? मैं यहां पे नाम लिख देता हूं। बंगाल को इंडिपेंडेंट कराने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। इसने बंगाल को आजाद करा दिया और बिहार उड़ीसा भी आजाद हो गया। ठीक है, बिहार उड़ीसा हालांकि बंगाल का हिस्सा कहलाता है, ये भी हाथ से निकल गया। राजपूताना, रीजन ऑफ राजपूताना, ये भी हाथ से निकल गया। ठीक है, सब कुछ जाते चले गए। और रही बची कसर जो है नादिर शाह ने कर दी। शुरुआत में बताया था ना, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नादिर शाह के बारे में, पहले हम सभी शासकों के बारे में पढ़ लें। तो नादिर शाह ने रही बची कसर उसने भी पूरी कर दी। और वो क्या थी? वो ये थी कि उसने 1739 को इंडिया को इन्वेड कर दिया। ठीक है, इंडिया को इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया और खूब लूट मार मचाई। क्या क्या लूटा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रहिएगा साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा कंटेंट, सबसे अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और बिना टाइम वेस्ट के साथ, क्योंकि सब कुछ मैं स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी प्री रिटन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि इस चैनल को एक बड़ा चैनल आप लोग बना दें। ओके, हमें भी आनंद आएगा कि इतने सारे बच्चे हमें देख रहे हैं और पढ़ाने का मन करेगा और आपकी क्लास के कंटेंट हम ढेर सारे लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और मैं सर्वे भी कराता रहता हूं बीच बीच में। आप हमारी कम्युनिटी टैब पर जाकर के चैनल पे विजिट करेंगे तो कम्युनिटी टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको एक सर्वे भी दिखेगा। तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या उसमें बढ़ती जा रही है, मैं उनकी ही डिमांड पे वीडियो बनाता जा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी मैं उसी पे अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अहमद शाह के बारे में। यानी मोहम्मद शाह के बाद जो अगला बादशाह बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है अहमद शाह। ठीक है, तो अहमद शाह वैसे तो खास नहीं है, लेकिन उसके शासन में एक खास हमला हुआ था, हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है वो यहाँ पर जब शासक बनता है तो कब से कब तक बनता है? तो 1748, क्योंकि मोहम्मद शाह 1748 में मर जाता है। और कब तक रहता है? 1754 तक ये यहाँ पर शासक बना रहता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है मोहम्मद शाह का एकमात्र बेटा था अहमद शाह, जो इसके बाद शासक बना। और इसके शासन काल में एक बड़ी घटना जो घटती है वो ये घटती है कि अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर हमला कर देता है। कौन कर देता है? अहमद शाह अब्दाली। याद रखिएगा, पहला हमला अहमद शाह अब्दाली का अहमद शाह के ही शासन काल में होता है। ठीक है, याद हो गया होगा, वेरी गुड। कब होता है? 1748 में, जैसे ये बादशाह बनता है और 1754 तक ये रहता है बादशाह। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला जो शासक है स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा है। अगला शासक जो है ये आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का शासन रहता है 1754 से लेकर के 1758 तक। 1754 से 1758 तक यहां पर अहमद शाह अब्दाली फिर इन्वेड करता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में सवाल किया था ना, अभी भी आप बता दीजिए, मैं फिर आगे बताऊंगा कितने बार हमला करता है अहमद शाह अब्दाली, वो भारत पे कितने बार हमला करता है। जैसे महमूद गजनबी भारत पे 17 बार हमला करता है, अहमद शाह अब्दाली कितने बार करता है मैं तो आगे बताऊंगा ही, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसी के समय पर यहां पर बैटल ऑफ प्लासी भी लड़ी जाती है। इसका कोई रोल नहीं था उसमें, वो अलग लड़ा था। हम पढ़ेंगे बंगाल वाले केस में, जब भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वहां पे बताएंगे।
तो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। ठीक है, अब अगला बादशाह जो स्क्रीन पे आप सामने देख रहे हैं वो बनता है शाहजहां थर्ड। कौन आ गया भाई? शाहजहां थर्ड। अभी शाहजहां सेकंड बताया था ना, ये शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड का एक छोटा सा शासनकाल है, कब से है? 1758 से लेकर के 1759 तक शाहजहां थर्ड का शासनकाल है। कुछ खास नहीं होता है इसके बीच में। तो आलमगीर सेकंड की डेथ के बाद शाहजहां थर्ड अगला बादशाह बनता है। एक साल में कोई खास घटना भी नहीं घटती है और ये कुछ खास कर भी नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तरफ चल रहे हैं जो है शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड जो यहाँ पे शासक बनता है उसका शासनकाल रहता है 1759 से लेकर के, ठीक है, 1759 से लेकर के शाह आलम सेकंड यहां पर 1804 तक। सोचो कितना बड़ा शासनकाल है ना? 1759 से 1804 तक ये यहां पर शासक रहता है। राइट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें, थोड़ा सा करेक्ट कर ले। 1806 तक ये यहां पर शासक रहता है। अब इसके समय की घटनाएं कुछ खास इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, शाह आलम सेकंड जो है ये मुगल एम्परर बनता है 1759 में। इसके समय पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें इसका कोई रोल नहीं है, वो तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली लड़ते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली यहां पर भी अटैक करता है। ठीक है, वो अहमद शाह के समय पर भी अटैक करता है। ठीक है, वो आलमगीर के समय पर भी अटैक करता है। वो यहां पर जो है शाह आलम के समय पर भी अटैक करता है और वो इसके बाद भी अटैक करेगा। ठीक है, और कितने बार करेगा अभी नहीं बताएंगे, आगे ही बताएंगे। आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा जवाब। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ा गया था वो भी शाह आलम के समय पे ही लड़ा गया था। बड़ी बड़ी घटनाएं शाह आलम सेकंड के समय पर ही होती है। इसके बाद ये एक समझौता होता है यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव के साथ। लॉर्ड क्लाइव कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, बंगाल की बात करें, देश का नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। इसको जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उस संधि में बंगाल, आप याद रखिए मार्कर कहां चल रहा है, लाइन कहां खींची जा रही है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां की दीवानी मिल जाती है। दीवानी मतलब राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो मिल जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का अधिकार मिल जाता है शाह आलम सेकंड से इलाहाबाद की ट्रीटी। और भी बहुत सारे बिंदु हैं इसमें, लेकिन अभी हम 8th क्लास के स्तर का आपके सिलेबस को पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, यही बहुत लंबा जाएगा आप देखिए, क्योंकि लेकिन मुझे पढ़ाना तो आपको डिटेल में है ही। इसके बाद देखिए क्या होता है, जब यहां पर मराठे आ जाते हैं, यानी मराठे एक बार फिर मजबूत हो रहे हैं। 1761 में मराठे कमजोर हो जाते हैं, फिर एक बार मजबूत होते हैं और यहां पर जो शाह आलम सेकंड है, अंग्रेज अपने प्रोटेक्शन में शाह आलम सेकंड को रख लेते हैं। कहां पर? कड़ा में। ठीक है, इलाहाबाद के पास में जगह है कड़ा, वहां पे रख लेते हैं। फिर मराठे जो हैं वो इसको कड़ा से दोबारा से मुगल बादशाह बनाते हैं, दिल्ली पहुंचा देते हैं। दिल्ली में फिर इसका शासन चलने लगता है। ठीक है, इसके बाद बेचारे के साथ आगे बहुत बुरा होता है। ठीक, शासन भी गया, लंबा शासन भी है, कोई सुनता भी नहीं है। जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्य हैं वो सब भी आजाद हो गए, मोहम्मद शाह के समय पे ही आजाद होते चले गए। ठीक है, तो बेचारे का जीवन बहुत बुरा चल रहा था और इसको जो है बची कुछ कसर, इसका एक स्लेव था, गुलाम था, जिसका नाम था कादिर। उसने क्या किया, 1788 में बादशाह को अंधा कर दिया। ठीक है, अंधा कर दिया बेचारे को। लेकिन शाह आलम सेकंड ने बादशाही तो नहीं छोड़ी, बादशाह बना रहा अंधा होने के बाद भी, और लगभग जो है उसने 22-24 साल और शासन किया। इस तरह से जो है मुगल एम्परर बना रहा वो कब तक? 1806 तक। ठीक है, राइट। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि वीडियो देख करके बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और आपको पूरे नंबर दिलाने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। 100% मेरा यकीन है। चलिए इसके बाद देखिए, अकबर शाह सेकंड अगला बादशाह बनता है। कौन बनता है? अकबर शाह सेकंड। इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1806 से लेकर के 1837 तक इसका जो है शासनकाल अगला रहता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद इसके समय पे क्या क्या होता है? शाह आलम सेकंड
जो है ये उसका बेटा होता है। पहली बात तो ये है, ये फर्स्ट मुगल एम्परर था जो अंग्रेजों के संरक्षण में इसको बादशाहित मिली। ठीक है, ऐसा पहला मुगल एम्परर था जिसको अंग्रेजों के संरक्षण में इसको बादशाहित मिली। इसके बाद इसने राजा राम मोहन रॉय को, जो कि सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं, पाइनियर ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन है, ठीक है, और इनको जो है इन्होंने इंग्लैंड में भेजा था अपनी पेंशन बंधवाने के लिए। ठीक है, और साथ साथ जो है राजा राम मोहन रॉय को राजा की टाइटल भी दी थी। ठीक है, वो राजा नहीं थे, इन्होंने उनको राजा की टाइटल दी, उपाधि दी, और ये राजा राम मोहन रॉय के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चलिए अब हम अगले बादशाह के बारे में पढ़ते हैं। जो अगले बादशाह हैं वो कौन है? वो है बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, आखिरी बादशाह। इनको जो है जफर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जफर के नाम से जो है शायरियां लिखा करते थे, गजल लिखा करते थे। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर हैं ये, और ही वॉज डिफीटेड इन द वॉर ऑफ 1857, जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वॉर ऑफ 1857, उसमें ये हार गए थे, और हारने के बाद में इनको रंगून भेज दिया था। काला पानी की सजा के तहत रंगून इनको भेज दिया था, देश निकाला कि इनको सजा दी गई। रंगून कहां पड़ता है? म्यांमार में, सब जानते हैं आप लोग म्यांमार कहां पर है, जिसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था, वहां पर जो है इसको भेज दिया गया। और उसके बाद 1862 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का देहांत हो जाता है, ये मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मैंने भी आपको बताया, ये मैंने आपको मुगल बादशाहों के बारे में बताया। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूं, और वो है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। ठीक है, मैंने आपको शायद एक चीज नहीं बताई, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कार्यकाल कितना था, तो ये भी आप नोट कर लो। जो सबका बताया तो इनका भी बताएंगे। 1837 से लेकर के 1857 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, लेकिन 1857 में इनकी डेथ नहीं हुई, डेथ इनकी 1862 में हुई, लेकिन कार्यकाल तो हम वही मानेंगे ना जब तक ये शासक थे, उसके बाद तो शासक रहे ही नहीं, तो इनका जो है कार्यकाल ये हो गया। बात समझ में आ गई, और बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि इतना डिटेल में इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और एक बार फिर से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले दोस्तों को। ठीक है, जो पढ़ने वाले नहीं है मत कीजिए उनको शेयर, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए नादिर शाह इन्वेजन। नादिर शाह का इन्वेजन होता है, कब होता है? 1739 में। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ 1739 में मुगल बादशाह कौन था? जल्दी से बताओ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप कमेंट बॉक्स में लिख डालो। तो नादिर शाह का इन्वेजन 1739 में होता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुगल बादशाह इनकम्पिटेंट थे, मुगल बादशाह वीक थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता था, उनकी मिलिट्री पुअर थी। ठीक है, इन सब का फायदा उठाया किसने? नादिर शाह ने। और नादिर शाह कहां से आया था? पर्शिया से आया था। नादिर शाह ने अटैक किया पंजाब के ऊपर। पंजाब मुगल बादशाह के ही कार्य क्षेत्र में आता था। कब? 1739 पे। और मुगल बादशाह उस समय कौन था? वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, काफी बच्चों ने कमेंट में लिख दिया है, वेरी गुड। चलिए, तो मोहम्मद शाह को जो है कुछ समय के लिए कैद भी कर लिया। अब नादिर शाह ने भरमार पूरा दिल खोल करके जो है पूरे दिल्ली में आसपास के क्षेत्र पे लूटमार मचा दी। ठीक है, और लूटते लूटते जो है उसको कोहिनूर भी मिला। ठीक, कोहिनूर समझ गए होंगे, वही गोलकोंडा में जो सबसे पहले मिला था, जिसे कौन लेके गया था? अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री कमांडर, जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, वो लेकर के गया अलाउद्दीन के पास में। ठीक, याद आ रहा है ना? आ रहा होगा, सब कुछ बताया हुआ है। चलिए, तो कोहिनूर साथ साथ जो है पीकॉक थ्रोन भी ले गया, यानी कि बादशाह को छोड़ गया, बादशाह का सिंहासन उठा ले गया। वाह क्या बात है। ठीक है, बादशाह यहीं, तुम यहीं रहो, अपनी बादशाही चलाओ, हम तुम्हारा सिंहासन अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा था, है ना? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जीतने वाला तो जीतने वाला है भाई, कुछ भी कर सकता है, और वही उसने किया भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने जो है दिल्ली को खूब लूटा और इनॉर्मस वेल्थ कमाई, खूब पैसा यहां पर मिला इसे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन की। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में इन्वेड किया। पहला इन्वेजन कब था? वो था 1748 में।
किसके समय पे था? अहमद शाह के ही समय पे था। वेरी गुड। ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल किया था कितने बार इसने इन्वेड किया, तो इसने जो है 7 टाइम, कितने बार? 7 टाइम्स इसने इन्वेजन किया। आखिर लास्ट में जाते जाते उसे सिखों को परास्त करना था, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, और तब तक उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके अपने क्षेत्र में विद्रोह छिड़ गया, वो वहीं संभालता रहा, यहां फिर नहीं आ पाया, और तब तक उसकी डेथ भी हो गई। तो आगे देखो, 1761 का इसका सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेजन है। कौन सा? 1761 का। 1761 के इन्वेजन में जो है इसने क्या किया, इसने जो है शाह आलम सेकंड इस समय बादशाह था, ओके, और अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेजन किया। लेकिन शाह आलम सेकंड तो इतना कमजोर था, बस का कुछ था नहीं, बात खत्म हो गई शाह आलम सेकंड की। अब शाह आलम सेकंड की अगर बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो फिर अहमद शाह अब्दाली को चैलेंज कौन करेगा? सवाल ये खड़ा होता है, अहमद शाह अब्दाली को चैलेंज कौन करेगा? तो चैलेंज करने वाले तैयार थे, वो थे मराठा। ठीक है, और मराठों की तरफ से इस समय पेशवा कौन थे? तो पेशवा का नाम लिख लो, पेशवा का नाम था बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पेशवा थे। ठीक है, ओके, इनका युद्ध हुआ। इस वॉर को कहा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी ना, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब लड़ी गई थी? 1526 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी अकबर, और अकबर की तरफ से जो है लड़ने वाले बैरम खान, और ऑपोजिट साइड में लड़ने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, फिर तीसरी पानीपत की लड़ाई, यही वाली किस किस के बीच में लड़ी गई? ये लड़ी गई मराठा की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव, और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। कब? 1761 में। ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे, डोंट वरी, बस आप साथ बने रहो, पूरा वीडियो देखो, तभी तो पढ़ाई होगी। ठीक है, वैसे भी इतना बड़ा चैप्टर क्लास में भी जो है 4 पीरियड लेता है, यहां तो उससे कम समय में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और आप अपने हिसाब से स्पीड को कम या ज्यादा करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऐप की जो है विशेषता है, इस्तेमाल करो। ठीक है, ओके, और फिर बता रहे हैं पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक अभी कम है, लाइक बढ़ाइए ना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगली जो हम बात करेंगे यहां पर वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, क्या क्या कारण थे कि मुगल एम्पायर यहां पर गिरता चला गया? तो कुछ सिंपल से फैक्टर्स हैं, मामूली सी बात है, कोई खास नहीं है। तो पहला है मुगल्स डिड नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ सक्सेशन। कोई लॉ ऑफ सक्सेशन ही नहीं था इनका, कोई लॉ ऑफ प्रीमोगिनेचर ही नहीं था। ठीक है, मतलब इसका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि अगला बादशाह कौन बनेगा। तभी क्या होता था, जैसे ही कोई रूलर मरता था, अगले रूलर के लिए जो है यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाती थी, और उस वॉर ऑफ सक्सेशन के चक्कर में भाई भाई को मार रहा है, चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजा चाचा को मार रहा है। ठीक है, और फाइनली जो है जो जीवित बचता था वही अगला बादशाह बनता था। इसकी वजह से क्या होता था, यहां पर मुगल एम्पायर का फाइनेंशियल लॉस होता था, सोल्जर्स का लॉस होता था, मैन इक्विपमेंट का लॉस होता था, समय का लॉस होता था, और जो सरकार बनती थी, जो बादशाह बनता था, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाता था, वो वीक रह जाता था, क्योंकि वो अपने ही राज्य के अपने ही लोगों की हत्या करके बहुत नुकसान करके बादशाह बनता था। ठीक है ना, पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है औरंगजेब की पॉलिसी। औरंगजेब की खुद की ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से उसने जो है सबका सपोर्ट खो दिया, उसने राजपूत का सपोर्ट खो दिया, राजपूत रूलर्स जो थे उनका सपोर्ट, मराठों से भी दुश्मनी ले ली, शिवाजी से तो पूरी लाइफ लॉन्ग लड़ता रहा वो। ठीक है, जाटों से भी दुश्मनी ले ली, सिखों से भी दुश्मनी ले ली। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसने क्या किया, सबसे दुश्मनी ले ली। आगे देखो, लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ राजपूत। और राजपूत कौन थे, वो यहां पर इनके लिए बहुत मजबूत कड़ी थे, क्योंकि अकबर ने जब तक राजपूतों का साथ रखा किसी ने अकबर को हरा नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद जो है सिख, मराठा, जाट, इन सब के साथ युद्ध करने के चक्कर में औरंगजेब ने अपना भारी मात्रा में नुकसान करवा लिया। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे वीक सक्सेसर
अगला जो पॉइंट है वो है वीक सक्सेसर्स। अब औरंगजेब के जो है जो सक्सेसर हुए वो सारे के सारे वीक हुए। अभी हमने ऊपर से पढ़े तो थे सब, कोई नहीं संभाल पाया। कोई लंपट मूर्ख है, कोई रंगीला है, कोई बेखबर है, कोई घृणित कायर है, कोई कुछ है। ठीक है, तो वो सब के सब क्या है, वीक हैं। वो सारे के सारे जो है कंस्पिरेसी के शिकार हुए। वो सारे के सारे जितने नोबल्स थे उनके गुटबाजी का शिकार हुए। वो सब इनएफिशिएंट थे, वो प्लेजर सीकिंग थे, वीक रूलर थे, इनकैपेबल थे। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर, यानी कोई भी अच्छा मजबूत शासक नहीं था यहाँ पर, इसलिए जो है एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नहीं स्टेब्लिश हो पाई। और एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर कैपेबल आर्मी नहीं हो पाई। एंड एब्सेंस ऑफ कैपेबल आर्मी, सत्ता मजबूत नहीं हो पाई, खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा नीचे हो गया, अभी रुको, ये रहा आपके लिए पॉइंट। तो ये है एम्प्टी ट्रेजरी, शाही खजाना खाली। ठीक है, शाही खजाना खाली हो गया। कैसे हो गया? एक तो शाहजहां जो है वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा रहता था, उसने बहुत पैसा खर्च किया, जिससे जो है रॉयल ट्रेजरी खाली हो गई। ठीक है, दूसरा औरंगजेब ने जो है डेक्कन में इतने वॉर लड़े कि उसने भी पैसा जो है बहा दिया, बिल्कुल बहा दिया पैसा। ठीक है, और उसने जो है अपने शासन के 20वें साल में यहां पर जजिया लगा दिया ताकि थोड़ा और पैसा आ सके। लेकिन पैसा आने की बजाय जजिया किसके ऊपर लगता था? जो नॉन मुस्लिम होते थे, उनको एक अलग से टैक्स देना होता था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, नॉन मुस्लिम नाराज और हो गए, ये भी प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, इससे हिंदू जो है वो एलिनेटेड हो गए, अलग होने लगे। ठीक है, उन्हें लगने लगा कि ये तो शासन जो है मुस्लिमों का शासन है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो वहां से अलग होने लगे। इसके बाद फेलियर ऑफ जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, जागीरदार क्या, जागीरदार कौन होते हैं? जिनके पास जागीर होती है। वो सिस्टम भी फेल हो गया। कैसे? यानी जागीरें बांटी जाने लगी, और जागीरें इतनी ज्यादा बांटी गई, इतनी ज्यादा बांटी गई कि फाइनली ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जागीर बची कहां। ठीक है, तो यहां बादशाह को क्या करना पड़ा, अपनी जागीर देनी पड़ी। तो ऑफिसर्स को जो है यहाँ पे जागीर दी जाती थी, जिससे जो है वो अपना खर्च निकालता था। ठीक है, सैलरी के तौर पर जागीर इस्तेमाल होती थी। जब जागीर की प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो क्राउन लैंड से, जो मुगल्स की अपनी जागीर थी, उसमें से जो है जागीर दी जाने लगी, उसको जागीर में कन्वर्ट किया जाने लगा। अब इनका अपना रेवेन्यू कम हो गया, जागीरदार ज्यादा बन गए, एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। इससे जो है रॉयल ट्रेजरी पर इसका भी इफेक्ट पड़ा, रॉयल ट्रेजरी का इस पर भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद मनसबदारी सिस्टम। यहां पर मैं आपको मनसबदारी सिस्टम तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन उसका फेलियर बताऊंगा। तो मनसबदारी सिस्टम जो अकबर के समय पे शुरू होती है, ठीक है, और इसको इसलिए दिया जाता था ताकि जो है मनसबदार, जो मनसब का मुखिया होता था, जागीर की तरह ही है ये, लेकिन उसको आर्मी भी रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो एक आर्मी का पार्ट होता था। मनसब का रैंक 10 से शुरू होता था। नॉर्मली एक समय पे 5000 हाईएस्ट था, फिर 7000 भी हुआ, और आगे बढ़कर के 10,000 भी हुआ, और कुछ लोगों को इससे भी बढ़कर के मनसब दिए गए। तो नॉर्मली हम 10 से 10,000 तक मान लेते हैं। ठीक है, ये रैंक होती थी आर्मी के अंदर मनसब के रूप में। ठीक है, तो मनसबदार को भी जागीर दी जाती थी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है ये स्थिति गंभीर होती चली गई, और उसके बाद में जो है मनसबदार को भी जागीर देने के लिए शॉर्टेज होने लगा। अब जब ज्यादा से ज्यादा जागीर इनको दी जाने लगी तो प्रॉब्लम इससे बढ़कर यहां पे शुरू हुई। ठीक है, प्रॉब्लम इससे भी बढ़कर यहां पे शुरू हुई। तो ये थी आपकी मनसबदारी क्राइसिस। ठीक है, इसकी वजह से भी मुगल एम्पायर जो है कम हुआ, डिक्लाइन हुआ। इसके बाद अगला पार्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस सीधी सी बात है, जितने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उन्हीं की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ। ठीक है, अब ये जो जागीर थी ना, ये क्या हुई, ये हेरिडेटरी नहीं थी, यानी कि बाप के बाद बेटे को नहीं मिलनी थी। इसलिए जो भी व्यक्ति को जागीर मिलती थी वो वहां पे कोई खास ध्यान भी नहीं देता था। ठीक है, तो दे टुक नो इंटरेस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर फेल हो गया। नहरों का बंदोबस्त नहीं, इरिगेशन का बंदोबस्त नहीं, अच्छे बीजों का बंदोबस्त नहीं, और ज्यादा से ज्यादा किसानों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो किसान जो है यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे थे, और वो जब एक्सप्लॉइट हो रहे थे तो उनके पास रेवेन्यू देने के लिए पैसा ही नहीं था, और जो था उसको भी देने से मना कर देते थे। ठीक है, सो दीज प्रोटेस्ट टुक द शेप ऑफ पीजेंट रिवोल्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, पीजेंट रिवोल्ट शुरू हो गया। ठीक है, क्या हुआ, पीजेंट रिवोल्ट शुरू हो गया। राइट, तो अब जो है और बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि किसानों का विद्रोह
शुरू हो गया यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके बाद रही बची कसर जो है वो फॉरेन इन्वेजन ने पूरी कर दी, इसे अभी हम पढ़ ही चुके हैं। नादिर शाह ने जो पर्शिया से आया था उसने इंडिया को इन्वेड किया और जम के लूटा, ये भी तो एक दिक्कत थी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो इन्वेजन हुए थे यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मुगल्स हेस्टेंड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मुगल एम्पायर जो है वो टूटता चला गया, बिखरता चला गया, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली ने जो भी यहाँ पे वेल्थ मिली वो सब यहाँ से लूट ले गए, उसकी वजह से यहाँ का ट्रेड रेट जो है सब रियूंड हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और इससे शुक द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि नींव हिला दी मुगल एम्पायर की। क्या हिला दी? नींव हिला दी मुगल एम्पायर की, ठीक है। इसके बाद अगला कारण वो है साइज ऑफ एम्पायर, यानी कि एम्पायर का साइज बहुत बड़ा था। औरंगजेब ने ऑलमोस्ट पूरा भारत दिया, लेकिन इनके बस का नहीं था, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सो इट वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड बाय इनएफिशिएंट रूलर, दिल्ली से संभालना मुश्किल था तो नहीं संभाल पाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है चैलेंज फ्रॉम द रीजनल पावर। अब रीजनल पावर जो हमने बात की थी, सादत खान अलग परेशान कर रहा है, ठीक है, चिन कुलिच खान अलग परेशान कर रहा है, वही कमरुद्दीन खान, एक ही बात है, ठीक है। उधर जो है मुर्शीद कुली खान अलग परेशान कर रहा है, सब स्थिति गंभीर, ठीक है। ये चैलेंजेस समय समय पे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं संभाल पा रहे हैं। मोहम्मद शाह के समय पे अधिकांश इनमें से आजाद हो गए, ठीक है। मुगल एम्पायर जो है यहाँ पर टूट कर बिखरता चला गया और फाइनली बहादुर शाह जफर के समय पर खत्म हो गया, ठीक है। तो हम अपने इस वीडियो के इस पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन के बाद में न्यू राज्यों का जो सेटलमेंट हुआ, स्टेब्लिशमेंट हुआ, न्यू किंगडम इंडिपेंडेंट हुए, उसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है यहीं पर ही थोड़ा सा लंबा हो गया, तो हम उसको सेकंड पार्ट में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो आपने देखा भी होगा। जो आपके मित्रों ने अभी नहीं देखा है उन तक भी पहुंचाओ, ठीक है। और आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज है, ठीक है। और आपका भी जो है फर्ज है पूरा वीडियो सही से देखकर इसमें से अपने संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर और 100% मार्क्स स्कोर करके उसके बाद इसी वीडियो पे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये वीडियो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहा, जो कुछ भी आपने इससे सीखा वो भी आप बताएं। इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए लगातार और नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो द सिटी टॉपर परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें, सीखते रहें, हम भी आपको सिखाते रहें।